गाइस, वेलकम टू दक्ष अकेडमी लाडवा यूट्यूब चैनल। सो बच्चों, आज की क्लास में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, मौर्य वंश के किस सम्राट का नाम देवान प्रियदर्शी था। मौर्य वंश के किस सम्राट का नाम यानी कि अशोक का नाम क्या है? देवान प्रियदर्शी। कई शिलालेखों में अशोक का नाम क्या मिला है? देवान प्रियदर्शी मिला है। और अगर क्वेश्चन आता है पुराणों में अशोक को क्या बोला गया है, तो पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन बोला गया है। किस में बोला गया है? पुराणों में बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अशोक का उत्तराधिकारी कौन बना है? यानी अशोक के बाद जो मौर्य साम्राज्य था उसका उत्तराधिकारी कौन बना था? अशोक का पुत्र कुणाल बना था। या फिर क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि दक्कन पर विजय किसने प्राप्त की थी? किस मौर्य शासक ने दक्कन पर विजय प्राप्त की थी? तो किसने प्राप्त की थी? अशोक के पुत्र कुणाल ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बहुत बार आपने एग्जाम में देखा होगा क्वेश्चन, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो अशोक के शिलालेखों को जेम्स प्रिसेम्प ने पढ़ा था। एक अंग्रेज अधिकारी जेम्स प्रिसेम्प को सफलता मिली थी 1837 में किसे पढ़ने की? अशोक के शिलालेखों में को पढ़ने की। और कौन कौन सी लिपि? ब्राह्मी लिपि और खरोष्ठी लिपि इन्हें पढ़ने में क्या मिली? सफलता मिली। या फिर क्वेश्चन आपके पास ऐसे आ जाता है कि अशोक के जो शिलालेख हैं वो किस किस लिपियों में लिखे गए हैं? ब्राह्मी लिपि और खरोष्ठी लिपि में लिखे गए हैं, साथ में यूनानी लिपि और साथ में ही अरमाइक लिपि इनमें लिखे गए हैं अशोक के शिलालेख। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य सम्राट ने की थी? श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य सम्राट ने की थी? तो अशोक ने की थी श्रीनगर की स्थापना। या फिर आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि मौर्य साम्राज्य का कौन सा शासक जनता के संपर्क में रहता था? तो कौन रहता था? अशोक रहता था, क्योंकि कलिंग युद्ध के बाद अशोक की लाइफ का जो टर्निंग पॉइंट था वो क्या था? कलिंग युद्ध था। उसके बाद अशोक ने जो है जनता की भलाई के लिए बहुत सारे कार्य किए, इसलिए अशोक जो है वो जनता के संपर्क में रहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थान से अशोक के शिलालेख नहीं मिले? आपके पास 4 ऑप्शन आ सकते हैं एग्जाम में, किस स्थान से अशोक के शिलालेख नहीं मिले? पाटलिपुत्र, टोपरा, कंधार या फिर गिरनार। ये 4 आपके पास ऑप्शन आ सकते हैं। तो आपने जो आंसर करना है वो क्या आंसर होगा आपका? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र जो है, पाटलिपुत्र, देखो अशोक की राजधानी क्या थी, यानी कि मौर्यों की राजधानी पाटलिपुत्र, लेकिन पाटलिपुत्र से अशोक के शिलालेख नहीं मिले हैं। इन तीनों जगह से जो है अशोक के शिलालेख मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलिंग युद्ध के समय वहाँ का शासक कौन था? जैसे मैंने आपको बताया, कलिंग युद्ध जो था अशोक का टर्निंग पॉइंट था उसकी लाइफ का, तो वहाँ का जो शासक था वो कौन था? खारवेल शासक था। कहाँ का? कलिंग था। और जो कलिंग है आधुनिक भारत में, यानी कि एट प्रेजेंट जो है कलिंग, वो किस स्थान पर है? जो उड़ीसा के तटीय क्षेत्र है उसको क्या बोला जाता था? उसे कलिंग बोला जाता था। और वहाँ का राजा कौन था? खारवेल था। फिर क्वेश्चन आता है कि जो खारवेल है वो किस वंश का शासक था? खारवेल जो था वो चेदी वंश का शासक था। किस वंश का? चेदी वंश का शासक था खारवेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मौर्य शासक ने अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था? किस मौर्य शासक ने अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था? तो किसने अपनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनाया था। फिर क्वेश्चन आता है, चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी हेल्प से? भद्रबाहु कौन था? ये जैन गुरु था जो था भद्रबाहु की हेल्प से चंद्रगुप्त मौर्य ने किस धर्म को अपनाया था? जैन धर्म को अपनाया था। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि चंद्रगुप्त मौर्य की जो है वो मृत्यु कैसे हुई थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को अपनाने के बाद कहाँ चले गए थे? श्रवणबेलगोला जो कहाँ पर पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है। और वहाँ पर 298 BC में संलेखना विधि से, कौन सी विधि? संलेखना विधि से चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने देह त्याग दी थी। क्वेश्चन आता है कि किस विधि से? संलेखना विधि। अब जो संलेखना विधि है वो कौन सी विधि होती है? यानी कि उपवास के द्वारा जब अपनी देह त्यागी जाती है उसे क्या बोला जाता है? संलेखना विधि उसे बोला जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, किस अभिलेख से पता चलता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिमी भारत तक फैला हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य, या फिर आपके पास क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि मौर्य वंश का किस सम्राट, कौन सा सम्राट ऐसा है जिसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया सबसे पहले, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो किससे पता चलता है पश्चिमी भारत तक साम्राज्य फैला था? रुद्रदामन का जूनागढ़ जो अभिलेख पड़ता है उससे हमें पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो प्रभाव था वो पश्चिम तक फैला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त के लिए वृषल शब्द का प्रयोग किया है? वृषल शब्द किस बुक में मिलता है हमें? मुद्रा राक्षस। और जो अगर क्वेश्चन आता है कि मुद्रा राक्षस जो है वो किसने लिखी थी? विशाख दत्त ने। विशाख दत्त ने कौन सी बुक लिखी है? मुद्रा राक्षस। और इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? वृषल शब्द का। और अगर क्वेश्चन आता है मुद्रा राक्षस किस भाषा में लिखी गई है? संस्कृत भाषा में लिखी गई है, क्योंकि जो मुद्रा राक्षस बुक है ये किस टाइम में लिखी गई? ये गुप्त वंश के टाइम में लिखी गई थी, यानी कि 4वीं शताब्दी में लिखी गई। और जो गुप्त वंश था और यानी कि गुप्त साम्राज्य जो था उनकी जो भाषा थी वो कौन सी थी? वो संस्कृत लैंग्वेज थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? मौर्य काल में गुप्तचर जो होते थे उन्हें क्या बोलते थे? उन्हें गूढ़ पुरुष बोला जाता था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। गूढ़ पुरुष किन्हें बोला जाता था? गुप्तचर को बोला जाता था। और जो गुप्तचर है वो भी 2 तरह के होते थे मौर्य काल में। एक संस्था कहलाता था और दूसरा क्या कहलाता था? संचारा कहलाता था। अब संस्था की अगर हम बात करें, संस्था किसे कहते थे? जो एक ग्रुप में काम करते थे। जो गुप्तचर एक ग्रुप में काम करते थे उन्हें क्या बोलते थे? उन्हें संस्था बोलते थे। और संचारक कौन होते थे? जो अकेले कार्य करते थे, जैसे कृषक के रूप में या फिर किसी सन्यासी के रूप में जो काम करते थे उन्हें क्या बोला जाता था? संचारा बोला जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इसी की अगर हम बात करें, जो मौर्य काल में शासन विभाग था वो उसे क्या बोला जाता था? उसे तीर्थ बोला जाता था। यानी कि जो डिपार्टमेंट्स होते थे उन्हें क्या बोलते थे? तीर्थ बोलते थे। और जो टोटल डिपार्टमेंट थे वो कितने थे? 18। यानी कि मौर्य जो प्रशासन था वो 18 विभागों या फिर 18 तीर्थों में विभाजित था। ऐसे ही क्वेश्चन आता है जैसे सीताध्यक्ष। मौर्य काल में सीताध्यक्ष किसे बोला जाता था? जो कृषि विभाग का अधिकारी होता था उसे क्या बोलते थे? सीताध्यक्ष बोलते थे। या फिर सन्निधाता, ये भी कई बार पूछा गया है। सन्निधाता किसे बोला जाता था मौर्य काल में? जो राजकीय कोष का जो अधिकारी होता था उसे क्या बोलते थे? उसे सन्निधाता बोलते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किसकी तुलना मैकियावेली की द प्रिंस से की गई है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। किसकी तुलना? मैकियावेली की अगर हम बात करें, ये कहाँ का? ये इटली का। मैकियावेली कहाँ का चिंतक था? ये इटली का था। और इसकी जो बुक थी द प्रिंस, अगर क्वेश्चन आता है कि द प्रिंस जो है वो कब प्रकाशित हुई थी? ये 1535 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। और इसमें भी क्या था? राजनीति के सिद्धांत कैसे? जिस तरह अर्थशास्त्र में। और मैकियावेली की प्रिंस की तुलना किससे की गई है? अर्थशास्त्र से। और अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखी गई है? चाणक्य के द्वारा लिखी गई है। और अगर क्वेश्चन आता है कि अर्थशास्त्र किस लैंग्वेज में है, तो ये संस्कृत लैंग्वेज में है। और जो अर्थशास्त्र है ये गद्य और पद्य दोनों में लिखी गई है। गद्य और पद्य दोनों रूपों में मिलती है अर्थशास्त्र। और अगर क्वेश्चन है कि किसके साथ कंपैरिजन किया गया है, तो द प्रिंस। और ये किसकी है? मैकियावेली की है। और ये भी किसके ऊपर निर्भर है, यानी कि इसमें क्या कुछ दिया गया है? इसमें भी राजनीति के सिद्धांत दिए गए हैं, जैसे द प्रिंस में दिए गए हैं ऐसे ही अर्थशास्त्र में दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खजुराहो में किस जैन तीर्थकर के मंदिर है? खजुराहो जो कहाँ पर पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है। किस जैन तीर्थकर के मंदिर है? तो ये किस जैन तीर्थकर के मंदिर है? ये यहाँ पर पार्श्वनाथ के मंदिर है। और पार्श्वनाथ कौन है? पार्श्वनाथ जो है वो 23वें जैन तीर्थकर है। 23वें जैन तीर्थकर कौन? पार्श्वनाथ। अगर क्वेश्चन आता है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर की अगर हम बात करें तो कौन है? ऋषभदेव है। ऋषभदेव। और इन्हें क्या बोला जाता है? इन्हें आदिदेव भी बोला जाता है। किन्हें? ऋषभदेव को आदिदेव भी बोला जाता है। प्रथम कौन से है? ऋषभदेव है। 23वें कौन से है? पार्श्वनाथ है। और 24वें व अंतिम कौन से है? 24वें व अंतिम कौन से हैं?
तो महावीर स्वामी, महावीर स्वामी ये कौन से हैं, 24वें व अंतिम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है संगम ग्रंथ तोलकपियम, जिसका नाम है तोलकापियम, किस विषय पर आधारित है। संगम ग्रंथ है, देखो संगम जो है वो कहाँ पर होता था, वो यानी कि तमिल सभा होती थी, तमिल कवियों की एक सभा होती थी। अब देखो तमिल की हम बात करते हैं तो इसकी लैंग्वेज भी कौन सी हुई, तमिल हुई, तमिल इसकी लैंग्वेज हुई। और ये किसके ऊपर बुक थी, ये व्याकरण के ऊपर बुक है। और अगर क्वेश्चन आता है ये कितने भाग में है, तो ये 3 भाग में लिखी गई है। कौन सी बुक, तोलकापियम। और अगर क्वेश्चन आता है कि किसके द्वारा रचित है, ये बुक जो है वो किसी एक लेखक द्वारा रचित नहीं है, टाइम टू टाइम इसमें जो है और पार्ट इसमें जुड़ते चले गए। और ये अब इसके कितने भाग हैं, इसके 3 भाग हो चुके हैं। तो ये थी बच्चों हमारी आज की क्लास। आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। और आज की क्लास के लिए लाइक और शेयर करें और आई बटन को क्लिक करें ताकि आपके पास नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहे। थैंक यू।